हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम यानी कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एडुटेरिया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। और इस बुक में यहाँ पर देखिए टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 14 को पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 13 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, जिसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, आज हम लोग सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। एक सेट और रह जाएगा, कल आपको कंप्लीट करवा दूंगा और सभी 15 सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का। पहला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र जो है यह फैदोमीटर है। फैदोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। और एक मैनोमीटर है। मैनोमीटर जो है, मैनोमीटर, इससे गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। अच्छा, एक ओडोमीटर है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ओडोमीटर से जो है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। और एक लैक्टोमीटर है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन पूछा जा रहा है। तो देखिए, पृथ्वी की आयु का मापन जो है यह यूरेनियम विधि से किया जाता है। यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी, पुरानी चट्टानों, इन सब की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कार्बन डेटिंग विधि है। इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि RH फैक्टर जो है, RH कारक किस जंतु में देखा गया था। ब्लड में पाया जाता है RH फैक्टर और इसकी खोज लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। ठीक है ना, लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। लैंड स्टीनर जो आपका जो ब्लड ग्रुप है उसके फादर इसको कहा जाता है, इनको जन्मदाता कहा जाता है। ब्लड ग्रुप का खोज इन्होंने किया था। इन्होंने लैंड स्टीनर और विनर ने RH फैक्टर का जो खोज किया था, पता लगाया था। एक तरह का यह एंटीजन है जो रक्त में होता है। और इन्होंने रीसस बंदर में, एक रीसस बंदर है उसी में इस तत्व का पता लगाया था, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर दिया गया। तो ये बंदर हो जाएगा रीसस बंदर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिलेराइट निम्न में से किसका अयस्क है। देखिए फ्रेंड्स, 2017 में बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल अभी आया हुआ था। मतलब ये दूसरी बार आया हुआ है, सेकंड इंटर लेवल है। इससे पहले पहला आया हुआ था, 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था, कैंसिल हो गया। फिर 2018 में कई बार एग्ज़ाम हुआ था। फिर फाइनली जा कर के इसका मेंस 2020 में लिया गया था। तो जितने भी फर्स्ट इंटर लेवल बिहार एसएससी में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको कल ही मैंने कवर कराया हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सबको कवर करवा दूंगा। अगर आपने हिस्ट्री वाला कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखिए, मिलेराइट जो है यह किसका अयस्क है।
तो मिलेराइट जो है यह अयस्क है निकेल का, निकेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक कार्नेटाइट है, कार्नेटाइट याद रखिएगा, ये बड़ा पूछा जाता है। कार्नेटाइट, कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेटाइट जो है यह यूरेनियम का अयस्क है। देखिए कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो देखिए कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, जिन्हें स्पाइनल तंत्रिकाएं कहा जाता है। तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरु रज्जु से जोड़ती है। तो यहाँ पर 31 जोड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है यह कशेरुक रज्जु यानी कि मेरु रज्जु में होता है। तो यहाँ देखिए कशेरुक रज्जु दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए मानव शरीर के तापकरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सही दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर्दी के मौसम में घट जाता है, गलत दिया गया है। गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, ये भी गलत है। सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, ये भी गलत है। किसी भी मौसम में जो मनुष्य के शरीर का तापमान है वह बदलता नहीं है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये वाला स्टेटमेंट सही दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होगी। ये प्रश्न शायद आपको पहले भी इसी बुक वाले सेट में कहीं मिला था। तो देखिए सांद्रता की कमी जो होगी तो आपका क्या होगा, श्वास की गति जो होगी बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ जाती है, देखिए सामान्य से बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है इसमें से कौन है? तो फ्रेंड्स इसमें से आपका फॉर्मीमीटर हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मीमीटर में होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना, याद रखिए। एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। नैनोमीटर में होता है आपका 10⁻⁻9 मीटर, और एंगस्ट्रम में होता है आपका 10⁻10 मीटर। तो सबसे छोटा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मीमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। यहाँ से है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता रहता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा कार्य करता रहता है? तो यह अंग हृदय है। हृदय हमेशा काम करेगा, यदि यह काम करना बंद कर दे तो आपका हमारा काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए हृदय जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसका या किनका बीमीय सूत्र जो है यहाँ पर देखिए। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ, देखकर बिल्कुल मत हड़बड़ाइएगा। देखिए यहाँ पर मास जो है वो 0 दिया गया है, यानी कि मास का यूनिट यहाँ पर देखिए केजी होता है। यह आपका लेंथ है, लेंथ का यहाँ पर देखिए पावर 1 दिया गया है, यानी कि ये अब तो केजी भूल जाइए, अब ये मीटर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ ऊपर इन्वर्स में दिया गया है टाइम को, और टाइम यानी कि पावर 1 दिया गया है। अगर 2 रहता तो यहाँ पर जैसे कि एल पर 2 रहा था पावर में, तो ये मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 1 दिया गया यानी कि 1 मीटर है, ठीक है ना। तो 1 मीटर है, और यहाँ पर टाइम पर देखिए इन्वर्स में 1 दिया गया यानी कि बटा आपका सेकंड है। तो ये मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है बताइए? तो यह सिंपल सा बात है, चाल का यूनिट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब त्वरण का देखिए एक समझा देता हूँ मैं। त्वरण का अगर आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, त्वरण का एम, ठीक है ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का यूनिट। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एम मास 0 हो जाएगा। देखिए लंबाई यानी कि जो लेंथ है वो मीटर में एल 1 होगा, और इस सेकंड में यहाँ पर देखिए जब ऊपर इन्वर्स में जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह मतलब यहाँ पर टी हो जाएगा, इस तरह से टी हो जाएगा समय का। तो ये आपका त्वरण का डायमेंशनल फार्मूला है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। श्वास के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान वायु के जो गमन का है सही क्रम, तो सबसे पहले तो आपका नासा मार्ग होगा, फिर उसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, और फिर ब्रैक्यूल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन सा है इसमें से, बताइएगा। निर्वात में गमन करने वाला तरंग जो होता है ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ तरंग भी दिया गया है। तो आपने पढ़ा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ये आपका गमन करता है। तो चूंकि प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना।
ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। चलिए, निर्वात में गमन के लिए जो होती है आपको पता है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये तरंग गमन करती है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और सेशन के एंड में अपना स्कोर भी बताइएगा। इसका पहले कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? एकमात्र कारण नहीं है। वैसे स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ाना, ये केशिकत्व के कारण से सब है। लेकिन केशिकत्व के अलावा कुछ और भी है, जैसे केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो वो है पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ये आपके केशिकत्व के अतिरिक्त ससंजन इसके कारण भी होता है। ससंजन जो होता है, ससंजन तथा पर्ण समूह की क्रिया भी इसमें आपको देखने को मिलती है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में केवल केशिकत्व है। चलिए, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी गया है, यहाँ पर आपका गैस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको किया जाता है उच्च दाब पर, ठीक है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर किया जाता है। CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। चले, तो यहाँ पर उच्च दाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, कृषि में प्रयुक्त यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा जा रहा है। यूरिया का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, NH2CONH2। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि यूरिया में नाइट्रोजन के कितने एमाइड समूह पाए जाते हैं, तो 2 एमाइड समूह पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 46% इसमें यूरिया होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन होता है यूरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण का जो है मॉस और लाइकेन आपको पता भी है, तो यहाँ पर लाइकेन दिया गया है। लाइकेन कवक और शैवाल के मिलने से बनता है, तो लाइकेन राइट आंसर हो जाएगा। दंत लवक, जिसको कि हम लोग इनेमल बोलते हैं, निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? दंत लवक यानी कि इनेमल जो है यह शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है और यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। देखिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता जो होती है, ठंडापन जो होता है, ये कैसे होता है? तो इसका कारण है द्रव्य के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, ठीक है ना, ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? द्रवों की विभाज्यता, ठीक है ना, ये सिद्धांत जो है आपको जॉन डाल्टन ने 1808 में अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और डाल्टन ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम भी इन्होंने युक्ति संगत इन दोनों की व्याख्या भी किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, निकट और यहाँ पर दीर्घ, ये तो आपको भी पता होगा। तो निकट और दीर्घ, बड़ा वाला के साथ आपका बड़ा अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना, और छोटा वाला के साथ उत्तल लेंस हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सिंपल सा क्वेश्चन है, MgCl2 होगा, क्लियर ना। चलिए, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। एडिसन जो है, इन्होंने विद्युत बल्ब का खोज किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत क्रय शक्ति समता, ठीक है ना, क्रय शक्ति समता, ध्यान से सुनिएगा, उसके संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तो देखिए, भारत जो है क्रय शक्ति समता के संदर्भ में विश्व की तीसरी, क्रय शक्ति समता के संदर्भ में विश्व का तीसरी यानी कि तीसरा, और विनिमय दर के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विनिमय दर में 5वां और क्रय शक्ति समता में तीसरा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में
किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। यह शहर आपका उदयपुर है, ठीक है ना, उदयपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उदयपुर को पूर्व से झीलों का शहर के रूप में भी माना जाता आ रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, उदयपुर हो जाएगा। चलिए, लॉरियस एम्बेसडर के रूप में जो है हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? लॉरियस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं, ठीक है ना, भाला फेंक से। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका 3 प्रश्न कवर हो जाएगा। नवरत्न पूछा गया है, तो अक्टूबर 2023 में पूछा गया, तो नवरत्न यहाँ पर दिखिएगा राइट्स लिमिटेड है। यह रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राइट्स लिमिटेड है, इसी को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया। और देखिए, अभी हाल ही में इसके अलावा इरकॉन को भी दिया गया है, इरकॉन को भी दिया गया है, शायद ये अक्टूबर में ही दिया गया था, इरकॉन को भी और राइट्स लिमिटेड को भी। तो अब जो है नवरत्न कंपनी टोटल 16 हो गई है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, प्रश्न सीधे पूछा जाएगा। नवरत्न की तो बात हो गई, अब बात करते हैं महारत्न की। तो अगस्त 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया, तो महारत्न जो है अब 13 हो गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड को, और नवरत्न पूछेगा तो राइट्स लिमिटेड, या राइट्स बना लीजिए, राइट्स लिमिटेड, और इरकॉन को, इरकॉन को, ठीक है ना, इरकॉन आपने हिंदी में बहुत लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा। चलिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो अमित का संबंध जो है ये बॉक्सिंग से है, बॉक्सिंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, सुशीला देवी का नाम भी याद रखना है, इनका संबंध जूडो से है, सुशीला देवी, सुशीला देवी, इनका संबंध जूडो से है। चले, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? कृत्रिम हृदय, तो कृत्रिम हृदय कानपुर हो जाएगा। हृदय क्या है? एक अंग है शरीर का, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कान है, कान जो भी है एक शरीर का ही अंग है, तो इस तरह से रिलेट करके आप याद रखिएगा इसको, आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? अब यहाँ पर आप लोगों का कन्फ्यूज़न होगा, दूर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आईएमएफ ने अप्रैल में 5.9 अनुमानित किया था। कब? तो अप्रैल में, यहाँ मैं लिखता हूँ अप्रैल में 5.9 अनुमानित किया था। फिर जुलाई में इसको बढ़ा करके 6.1% कर दिया, जुलाई में 6.1% कर दिया, और फाइनली आखिरी बार अक्टूबर महीने में बढ़ा करके 6.3% अनुमानित किया है। तो प्रश्न में के हिसाब से देखें तो 5.9 ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है 6.1 किसने जुलाई में किया, और फिर अक्टूबर में 6.3% कर दिया है। तो अभी अगर पूछा जाएगा तो 6.3 ही आप लगा के आइएगा, ऑप्शन में तीनों में से कोई दिखेगा। 5.9 भी याद रखना है, 6.1 भी याद रखना है। देखिए, 2-2 पॉइंट 2-2 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, 9 नहीं, हाँ 6.1, और फिर यहाँ पर देखिए 6.3, तो इस तरह से याद रखिएगा। देखिए, आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा कब किया गया? आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब किया था? तो 13 जनवरी 2023 को, 13 जनवरी 2023 को। और इस योजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा सकेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? प्लास्टिक जो उत्पाद बैग हैं उन पर प्रतिबंध लगाने वाला, तो सुपरमार्केट में अपने प्रतिबंध लगा दिया था न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड पहला कंट्री है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम याद रखेंगे, क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किससे बनाया गया है? रेलवे सुरक्षा बल का, ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है किसको? तो जया वर्मा सिन्हा को। ये पहली महिला हैं जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। तो रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक बने हैं मनोज यादव, मनोज यादव राइट आंसर हो जाएगा। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना जो है, इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इस योजना का शुरुआत जो किया गया है केरल राज्य के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। पुस्तक स्मोक एंड एसेस जो है, इसके लेखक कौन है? ये ऑलरेडी मैंने कई दफ़ा आपको बताया भी है डिस्कशन के क्रम में, तो ये अमिताभ घोष हैं, अमिताभ घोष राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 8 जून के दिन मनाया जाता है। 2023 में इसका थीम था प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 8 जून यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में, तो गोल्डन ग्लोब में दिया गया है द फेबलमैन्स को, द फेबलमैन्स को दिया गया है। और आपको भी पता है कि 2023 में जो है ऑस्कर दिया गया था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूजन होगा आपको। एक आपका राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है और एक भारतीय विज्ञान कांग्रेस है। एक क्या है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, विज्ञान कांग्रेस है, ठीक है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 2023 में 108वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो नागपुर में, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 2023 में आयोजन किया गया था अहमदाबाद में। ये इसका 30वां संस्करण था राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुआ था, उसमें मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करना है। और नीचे यहाँ पर कूट दिया गया है, इससे आंसर चुन करके बताना है। तो पहला ये मिलान कर लेते हैं। सरदार पटेल क्या थे? तो सरदार पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे। तो कहाँ पर दिया गया है? गृह मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे, तो यहाँ पर श्रम विभाग दिया गया। और लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। तो इस तरह से आप क्रम मिला लीजिएगा इसका 2 1, फिर यहाँ पर 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, जो कि 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 आपको याद भी होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? कितने माह के भीतर? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। किंतु आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर तक जारी होनी चाहिए, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो तब। तो यहाँ पर 1 माह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल करते हैं, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल इनको करते हैं, महान न्यायवादी को भी करते हैं, आर्टिकल 76 आपको याद होगा, अटॉर्नी जनरल जो अभी की कौन है? आर वेंकट रमनी है। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर के बनती है? तो ये भी भाई पूछने की बात है क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आपको याद भी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के संदर्भ में। अब पहले सारा ऑप्शन देख लीजिए, छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन दिखाई दे। चलिए, अभी भी नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर देखने में भी आपको कठिनाई होगी। एक एक करके सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। देखिए, उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती, नहीं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, गलत है। उसके बाद देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हस्तांतरण संबंधी राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती, ये भी गलत है। इसमें से सही जो दिया गया है, ये देखिए तीसरा सही दिया गया सी नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। बिल्कुल ये सही दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, और यहाँ पर देख लीजिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय नहीं सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपका उच्च न्यायालय करता है, ठीक है ना। तो ये उच्चतम न्यायालय होना चाहिए और यहाँ पर उच्च न्यायालय, तो ये भी स्टेटमेंट गलत दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है
इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 1952 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो स्थापना भी याद रखिएगा 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? पहला संविधान संशोधन जो आपका अधिनियम था, ये पहला संशोधन हुआ था 1951 में। ये सन याद रखना, पहला संविधान में संशोधन 1951 में किया गया था जो भूमि सुधार पर आधारित था। और इसी समय जो संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और भूमि संबंधी कानून को इसमें रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरण किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन। अब कौन कौन से समवर्ती सूची में आ गया है तो ये भी याद रख सकते हैं, शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, ये आप याद रख सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापक संशोधन किया गया था, 1976 में हुआ था यह, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है, 1978 है, इसी के द्वारा जो है होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कृष्ण छिद्र ब्लैक होल पूछा गया है, तो ये आपका एस चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा, एस चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है, पेरेनीज पर्वत श्रृंखला है, यह किन दो देशों को अलग करती है? ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है। तो पेरेनीज जो है ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, तो स्पेन और फ्रांस दिया गया है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला भी आपका यूरोप में ही है, ध्यान रखिएगा, आल्प्स, और जूरा भी यूरोप में ही पड़ता है, जूरा, आल्प्स, ये सब। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? स्वदेशी प्रयास से, तो पहला स्वदेशी प्रयास से बना है कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है ना। चलिए तमिलनाडु में है कल्पक्कम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित पर्वतीय जो दर्रा है, यहाँ दर्रो लिख दिया गया, इस तरह से दर्रो होना चाहिए। तो जो दर्रा है या दर्रे कहिए, सही क्रम उनका बताना है पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से। हाँ अब देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपका लिपुलेख उत्तराखंड में है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब चलना हम इसमें नाथुला और बोमडिला में, यानी कि बोमडिला अरुणाचल में है और नाथुला आपका कहाँ पर है? सिक्किम में, तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपका बोमडिला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो क्रम देखिए 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन सी में दिख गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? एन्नौर बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है? एन्नौर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना, तमिलनाडु में स्थित है। यह बंदरगाह कोरमंडल तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ये आपका वनस्पति प्रकार दिया गया है और उसका क्षेत्र दिया गया, मिलान करना है। तो आपका यहाँ पर माकवी जो हो जाएगा, या ये कहाँ पर हो जाएगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फिम्बस जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चैपरेल कैलिफोर्निया और मैटोरेल आपका चिली हो जाएगा। तो ये मिलाइए 2, फिर आपका 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो जैविक और अजैविक दोनों दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने दिया था, यह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? तो होलो, यहाँ हम लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है होलो केनोसिस, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिख देता हूँ आपका होलो, COENOSIS, ठीक है। चलिए देखिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी
को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। ये मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, सर्वप्रथम लागू किया गया था 2007 में कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया था? कृषि मूल्य आयोग की, तो कृषिगत उपज की कीमत पर सरकार को सलाह देने के लिए 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया था, 1965 में। फिर क्या हुआ, 1985 में जो है इसका नाम चेंज किया गया और कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग रखा गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति का पूरक है। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक होता है, ठीक है। और मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो निम्न आय बिल्कुल, निरक्षरता भी है और बैंक शाखाओं का अभाव भी है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न है किसी एग्जाम में बिहार में। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो यहाँ मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है। मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रा का प्रसार जब अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाता है तो मुद्रास्फीति की स्थिति जो होती है उत्पन्न होती है। चलिए, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। भारत में मुद्रा गुणक को बृहद या स्थूल मुद्रा कहिए, बृहद कहिए या स्थूल मुद्रा कहिए। बृहद यहाँ पर देख सकते हैं दिया भी गया है, बृहद या स्थूल मुद्रा और आरक्षित मुद्रा। बृहद या स्थूल मुद्रा को M3 से और आरक्षित मुद्रा को MO से, ठीक है, इसका अनुपात में निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहद मुद्रा और आरक्षित मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? तो ये पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रहा था और 2012 में आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना इम्प्लीमेंट किया गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा आयोजन किया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में जो आयोजित किया गया था सभा, उसका नेतृत्व कुसुम कुमारी देवी ने किया था। तो यहाँ पर कुसुम देवी दिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? देशी रियासतों के लिए गठित किया गया था बटलर समिति। इसका गठन 1927 में लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है ना। तो बटलर समिति राइट आंसर हो जाएगा। हिल्टन यंग कमेटी आपको याद है, इसी की सिफारिश पर आरबीआई के जो है स्थापना किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, टॉमस मुनरो ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ व्यापक स्तर पर किया था और इस व्यवस्था में कर्नल रीड और एल्फिस्टन भी जुड़े हुए थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो सबसे पहले तो सब विद्रोह का ईयर जानना पड़ेगा, वर्ष जानना पड़ेगा। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था यह आपका 1763 से 1800 ईस्वी के दरमियान हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद नील विद्रोह आपका 1859 से 1860 के दरमियान हुआ था। उसके बाद पाबना विद्रोह की बात करते हैं, 1873 से 76 के दरमियान हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद और भी विद्रोह शायद दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फकीर विद्रोह कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, यही तीनों है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में कोलकाता से जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। चलिए, विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग के समय की ये घटनाएं हैं। देखिए, अरुंडेल कमेटी जो थी 1906 में गठित की गई थी, निम्न में से किसकी सिफारिश किया था? अरुंडेल कमेटी का गठन लॉर्ड मिंटो ने किया था और इन्होंने जो है सिफारिश किया था बंगाल विभाजन को रद्द करके विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए, ठीक है। चलिए,
निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। अच्छा, इंडियन लीग की स्थापना की बात करते हैं तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू ने किया था। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1852 में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1875 में, इंडियन एसोसिएशन के 1 मिनट 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो ये क्रम आप लगा लीजिए, सबसे पहले तीसरा, फिर आपका पहला, फिर आपका हो जाएगा चौथा, फिर आपका हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की? गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था कौन? तो सिकंदर लोदी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल दिया गया है और एक तरफ किस नदी के किनारे थे? सिंधु सभ्यता का स्थल। तो इसमें से आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर। रोपड़ जो है ये चेनाब के किनारे नहीं है, रोपड़ जो है ये सतलज के किनारे है। बाकी कोट दीजिए सिंधु, ये भी सही है, तो गलत है ऑप्शन नंबर सी। चंदावर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है याद रखिएगा ये 1194 में हुआ था। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, जयचंद हार गए थे। आखिरी क्वेश्चन है, इन 75 प्रश्नों में से अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि 75 से आगे 76 से 150 तक में जो है मैथ रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत में यात्रा किसने की थी? सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो ये आपका इत्सिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।